बेस्ट ऑफ द ईयर के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक लंबे अंतराल के बाद आपसे फिर मिल रहा हूं। इस बीच मार्केट्स में एक तरफा चाल देखने को मिली है। मेरा अपना अंदाज़ा था कि मार्केट एक बार 20,000 निफ्टी के लेवल से रिएक्ट करेगा, लेकिन एक बार 20,000 का स्तर पार होने के बाद मार्केट ने बिल्कुल एक तरफा चाल दिखाई है और 22,700 को भी पार किया है। लेकिन अब स्थिति कुछ बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि आने वाले जनरल इलेक्शन, आम चुनाव बाज़ारों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ेंगे। इस बारे में महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा, गोल्डमैन सैक्स और भारत के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अपने अपने आकलन प्रस्तुत किए गए हैं। तो उन्हीं सब के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इलेक्शंस के पश्चात निफ्टी 20,000 की ओर वापस आएगा या 24,000 की ओर जाएगा। आजकल साथियों एक नंबर गेम चल रहा है। बीजेपी ने नारा दिया 370 पार और एनडीए 400 पार, लेकिन गणित ऐसा कुछ दिखाता नहीं। तो विपक्ष ने अपनी बात करने के बजाय उन्हीं के आंकड़ों पर खेलना शुरू कर दिया और अब विपक्ष की ओर से ये बातें की जा रही हैं कि 370 क्या, ये तो 170 तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो क्या ये सवाल 170 या 370 का है? मेरे विचार से दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं है। सवाल तो मात्र 272 का है। 272 ही वो जादुई आंकड़ा है। 543 कुल लोकसभा के सदस्य हैं। तो जिस भी दल या जिस एमलगमेशन, जो एक उनका जमावड़ा है, वो अगर 272 का आंकड़ा पार करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बनाने में काबिज होंगे। तो आइए मैथमेटिकल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम आम चुनावों के बारे में चर्चा करें, आइए भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जांच पड़ताल कर लेते हैं। ये सत्य है कि भारतीय इकोनॉमी इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे, या यूं कहें तो बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में श्रेष्ठ में पहले 2-3 में आती है। और भारत का जीडीपी ग्रोथ, हालांकि उस पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि एक रीजनेबल अगर हम आंकड़ा लें तो 6 से 7% के बीच में हम ग्रोथ कर रहे हैं, जहां यूरोप की कुछ अर्थव्यवस्थाएं, जर्मनी इत्यादि, रिसेशन की चपेट में हैं। लेकिन हमारे से कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाएं हमसे भी तेजी से विकास कर रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। तो सरकार के अपने भी आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो पॉवर्टी लाइन से नीचे मानते हैं। एक तरह से कहा जाए तो 5 किलो अनाज जो सरकार कहती है कि हम उन्हें दे रहे हैं, तो एक तरह से ये एक वक्तव्य है कि इतने लोग जो है 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी सक्षम नहीं है। और दूसरा, ये जो ग्रोथ आई है, जो तेजी आई है अर्थव्यवस्था में, ये डेट बेस्ड है, उधार के स्वरूप आई है। पिछले 10 वर्षों में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो डेट बेस्ड डेवलपमेंट अपने आप में कोई एक तरह से उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी कारण से कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इस पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। अब बात करते हैं हम चुनावों की और अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, जिसमें बीजेपी प्रमुख है और उनकी तरफ से अब की बार 370 का
नारा दिया गया है, क्योंकि 362 वो आंकड़ा है जो 2/3 मेजॉरिटी देता है और संविधान में परिवर्तन करने के लिए उनको स्वच्छंद बनाता है। तो 370 का आंकड़ा क्यों उपयुक्त नहीं लगता? अपने बलबूते पर हम देखें तो भाजपा, बीजेपी लगभग 440 सीटों पर चुनाव मैदान में है। उसने लगभग 100 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दी हैं। तो बीजेपी का अपना यह आकलन है कि वो खुद 370 और उनके सहयोगी 30 सीटें लेकर के आएंगे। तो अगर सहयोगी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि उनके 30 साथी जीत कर आएंगे, तो स्ट्राइक रेट बीजेपी 30% मानती है। तो विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन कहें, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट यदि 30% मान लिया जाए तो 440 सीटों पर अगर वो लड़ रहे हैं तो वो मात्र 130-40 सीटें जीतेंगे। दोनों ही नामुमकिन नजर आते हैं। 440 सीटें लड़ते हुए कैसे 370 जीतेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों से आती हैं लगभग 150 सीटें और उसमें से जितना भी भाजपा कोशिश कर ले 10 या 15 से ज़्यादा सीटें उसके हिस्से में नहीं आने वाली। तो 440 में से 150 निकाली, बाकी बची 280। तो 280 में से कैसे आप 370 का आंकड़ा छू सकते हैं? माने अर्थमेटिक की बात करें तो ये उपयुक्त नज़र नहीं आता। और दूसरी ओर जो इंडी गठबंधन का कहना है कि बीजेपी को हम 170 से नीचे समेट देंगे, तो ये भी अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि अगर बीजेपी 170 से नीचे जाती है और अगर इंडी गठबंधन को अपनी सरकार बनानी है तो उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को इनसे ज़्यादा सीटें लेनी होंगी। यानी बीजेपी 170 तो कांग्रेस पार्टी 180-190 सीटें लेकर जाए, तभी वो सहयोगियों के साथ 270 तक पहुंच सकती है, 272 तक पहुंच सकती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करें, इस बार नेहरू जी के ज़माने से अब तक देखें तो कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूँ कहें तो 310 से 315 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो फिर किस तरह से वो 200 का आंकड़ा प्राप्त करेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो एक स्थिति तो ये है कि भाजपा और एनडीए, भाजपा 300 सीटें अपनी बरकरार रखे, 30 सीटें सहयोगियों की मिला के 330 पर आए, तो मार्केट के लिए बूम बूम वाली सिचुएशन होगी। और क्योंकि हम 22,700 को छू चुके हैं, तो यहाँ से 5% और बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इलेक्शन के बाद निश्चित तौर पर 24,000 के करीब इंडेक्स जा सकता है। लेकिन यदि स्थिति पलट गई और भाजपा 200 तक सिमट गई, तो किसी तरह खींचतान कर अगर इंडी गठबंधन सरकार बना लेता है, तो उस स्थिति में भी अगर असमंजस भी होता है, तो चूंकि एक इंटरेस्ट रेट्स घटने की प्रक्रिया अब आरंभ होने वाली है, तो मार्केट क्रैश नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से फिर 5-7%, 10% गिर सकता है। तो उस स्थिति में इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर हम 20,000 का आंकड़ा देख सकते हैं। तो ये तो हुई दो स्विंग्स की बात। लेकिन मुझे जो लगता है इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो 170 ना 370, लड़ाई तो मात्र 272 की है। कैसे, आइए देखते हैं। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि वोटर में एक वर्टिकल स्प्लिट है। या तो आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं या उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कट्टर धुर विरोधी हैं। तो ऐसी स्थिति में
लगता है कि एक असमंजस की स्थिति होगी और किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिलेंगी। मेरा जो आकलन है भाजपा के बारे में अब सामने नजर आने लगा है कि उनके खिलाफ भी जो कुछ माहौल चल रहा है उसमें बहुत हद तक मुमकिन है कि वो 272 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाजपा का अगर मैं स्ट्राइक रेट 50% भी मान लूं तो स्वयं प्रभाव से भाजपा यदि 440 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो भाजपा 220 सीटों पर सिमट सकती है। इसके विपरीत, क्योंकि वर्टिकल स्प्लिट है, तो हम कह सकते हैं कि जितना नुकसान बीजेपी को होगा, यानी अगर बीजेपी 300 से गिरकर 220 तक आती है, 80 सीटों का नुकसान, यानी 30% सीटों का नुकसान उसको होता है, तो वही सीटें इंडिया गठबंधन और मुख्यतः कांग्रेस के खाते में जाएंगी। कांग्रेस की अभी तक जो सीटें हैं पिछली लोकसभा में 54, तो भाजपा तो कह रही है कि इस बार हम 50 भी पार नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी यदि 310 सीटों पर लड़ती है तो मैं उसको अगर 50% का स्ट्राइक रेट दूं तो कांग्रेस पार्टी 155 सीटों तक जा सकती है। तो भाजपा 220 और कांग्रेस 155, तो 370 का आंकड़ा भी यहां मिल जाता है कि दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर के 370 पार कर लेंगी। अब इसमें हम 10% की गुंजाइश दोनों तरफ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा अगर बहुत अच्छा करे तो 240 तक पहुंच जाएगी और बहुत बुरा करे तो 200। तो भाजपा की रेंज हुई 200 से 240 और कांग्रेस की रेंज हुई 155 मिड वैल्यू और 10% नीचे 140 से लेकर 170। तो आप यूं मान के चलिए कि यदि भाजपा 240 सीटें ले जाती है तो 32 सांसदों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एनडीए के गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय ये होगा, क्योंकि जो मोदी और शाह के विरुद्ध जो एक भाजपा के अंदर जो एक चिंगारी सुलग रही है, उस समय वो मुखर होकर आगे आएगी और एनडीए को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। यदि इसका विपरीत होता है, कांग्रेस 170 तक पहुंच जाती है और भाजपा 200 पर आ जाती है, तो कांग्रेस इस स्थिति में होगी क्योंकि उसके सहयोगी भी अच्छा करेंगे और यूपी में अखिलेश, बिहार में आरजेडी ये 20, 25, 30 सीटें ला सकती हैं, तो कांग्रेस को 100 सीटें जोड़ना 170 में मुश्किल नहीं होगा। तो इस समय द स्प्लिट इज वाइड ओपन। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसी भी हालत में राहुल गांधी सामने नहीं आएंगे। उस स्थिति में शायद मल्लिकार्जुन खड़गे, और यदि भाजपा में आरएसएस की पसंद मोदी के अलावा किसी को देखा गया तो फिर गडकरी या राजनाथ सिंह इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब यदि ये तीसरा विकल्प सामने आता है तो सरकार बनने में उठापटक होगी, सरकार स्थापित होने में विलंब होगा और बाजारों को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही एक कारण होगा कि कुछ समय के लिए 4 जून के बाद मार्केट एक बार धड़ाम हो सकता है। 20,000 से नीचे क्षणिक जा सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की संभावना नहीं है, आगे फेड ने भी कहा है, हमारे रिजर्व बैंक का भी यही कहना है कि सितंबर अक्टूबर के बाद ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएंगी, और इंडिया विक्स भी ऐसा कुछ आंकड़े नहीं दिखा रहा है कि बाजार में कोई बहुत बड़े क्रैश की आशंका है।
तो बाजार यदि गिरता है 20,000 के नीचे तो खरीदने का बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि 1 साल के बाद हम पुनः इस ऊंचाई को छूने में सक्षम होंगे। तो ये था मेरा बाजार के बारे में आकलन। लेकिन कौन होगा इस बार के चुनाव का सूत्रधार? इस बार महाभारत की लड़ाई है और धनंजय होंगे इसके सूत्रधार। अगली बार उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।